स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 10 के गणित का अध्ययन कर रहे थे। कक्षा 10 के गणित में हम लोग त्रिकोणमिति वाले पोर्शन में देखे थे, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोगों का नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी शुरू हो रहा है। इस ऊंचाई और दूरी के जानने से पहले अब इसमें हमें करना क्या है ये हम जाने। इसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी भी जो आपका वृक्ष, स्तंभ या कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से उनकी ऊंचाई और उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब यह जानने से पहले हमें यहाँ दो कोण के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। एक तो उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। और उन्नयन और अवनमन कोण जानने से पहले हमें दो रेखाओं के बारे में जानना जरूरी है, एक क्षैतिज रेखा और दूसरी दृष्टि रेखा। तो हम जाने सबसे पहली हेडिंग हमारी दृष्टि रेखा क्या है। ऊंचाई दूरी पढ़ने से पहले दो रेखाओं के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ऊंचाई दूरी में दो ही कोण का उपयोग किया जाता है। एक हमारा होता है उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। और उन्नयन और अवनमन कोण जो बनता है वह क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनता है। तो हमें पहले जानना होगा दृष्टि रेखा क्या है। तो दृष्टि रेखा के बारे में हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है या हमारी कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति उस वस्तु को देखता है, तो वस्तु और व्यक्ति के आंख के बीच में जो कोण बनता है वह कोण हमारा दृष्टि रेखा कहलाता है। यानी दृष्टि रेखा की परिभाषा दे सकते हैं कि प्रेक्षक के द्वारा वस्तु को देखने में प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच जो रेखा बनती है वह रेखा हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। अब दृष्टि रेखा के बाद अगली हेडिंग हमारी है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? तो वह समांतर रेखा या कह लें वह रेखा जिससे ऊपर की ओर हम देखते हैं वह रेखा हमारी क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। तो इस लाइन में अगर हम बात करें तो यहाँ से आंख है, अब आंख की कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए ये हमारी आंख है तो यह रेखा हमारी क्षैतिज रेखा हुई। अब इसके ऊपर जो देखे तो वो हमारी दृष्टि रेखा हुई। तो ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। अब दो स्थितियां इनमें बन सकती है। एक पहला कि मान लीजिए प्रेक्षक ऊपर की ओर हो और वस्तु की नीचे की ओर हो, तब दृष्टि रेखा हमारी ये हो जाएगी। तब जो हमारी क्षैतिज, मान लीजिए प्रेक्षक ऊपर की ओर है, यहाँ पे है, और जो हमारी वस्तु है वह यहाँ है। यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे प्रेक्षक है, तब हमारी क्षैतिज रेखा यह हो जाएगी। और जो प्रेक्षक होगा वह प्रेक्षक नीचे की ओर देखेगा, तो दृष्टि रेखा तो यही होगी, लेकिन प्रेक्षक को नीचे की ओर देखना होगा, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन यह बन सकता है कि मान लीजिए आपकी जो प्रेक्षक है वह प्रेक्षक यहाँ हो नीचे की तरफ और वस्तु ऊपर की तरफ स्थित हो, तब ये हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। तो इन्हीं दो कंडीशनों के आधार पर या प्रेक्षक जब ऊपर स्थित हो और वस्तु नीचे हो तब कोण कैसे बनेगा, और जब प्रेक्षक नीचे हो वस्तु ऊपर हो तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह कोण क्या कहलाएगा। इन्हीं दोनों के आधार पे हमारे दो कोण बनते हैं। एक हमारा होता है उन्नयन कोण और दूसरा हमारा होता है अवनमन कोण। अब अगला हमारा उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण के बारे में कहा जाता है कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए यह वस्तु है और वह दर्शक के आंख के क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित हो, तो यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा दर्शक या प्रेक्षक है और यह इसकी क्षैतिज रेखा, इसके ऊपर अगर कोई भी वस्तु स्थित है, तो मान लीजिए यहाँ पे या इसके क्षैतिज रेखा के ऊपर यहाँ वस्तु स्थित है, तब फिर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह कोण हमारा क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। तो यह कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। तो उन्नयन कोण हम कहेंगे
उन्नयन कोण की परिभाषा दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु क्षैतिज रेखा या आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनेगा वह कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। अब यह कोण हमारा इस तरफ, ये हमारी दृष्टि रेखा हो गई, यहाँ ये हमारी दृष्टि रेखा है और ये रेखा नीचे वाली हमारी क्या है, क्षैतिज रेखा। अब आप देखेंगे कि जब वस्तु ऊपर की ओर स्थित होगी तो आंख को हमें ऊपर की ओर उठाना होगा। तो जब आंख ऊपर उठा के देखेंगे तब जो कोण बनेगा वह कोण हमारा उन्नयन कोण होगा। अब इसी के सहायता से अवनमन कोण भी देख लें। तो अवनमन कोण के बारे में हम कह लें कि मान लीजिए जो प्रेक्षक है वह प्रेक्षक, ये कोई छत है या कोई मीनार है, मीनार के ऊपर हमारा प्रेक्षक है। ये मान लीजिए हमने मान लिया यह मीनार है और मीनार के ऊपर प्रेक्षक है और वस्तु नीचे की तरफ है। वस्तु हमारी जो है वह नीचे स्थित है। तो ये प्रेक्षक की हमारी क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। भाई इसके समांतर जो दृष्टि के समांतर रेखा बनेगी वह हमारी क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। तो ये प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा हो जाएगी और ये रेखा वह नीचे की झुक के, अब नीचे अगर कोई वस्तु है तो आंख को नीचे की तरफ झुकाएगा, तो नीचे झुका के देख रहा है तो ये हमारी दृष्टि रेखा हो गई। ये रेखा हमारी क्या हुई, दृष्टि रेखा। अब हमने कहा कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह कोण हमारा इस बार क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। यह कोण हमारा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। तो जब प्रेक्षक ऊपर और वस्तु नीचे स्थित होगी तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह कोण हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। या ये कह लीजिए कि जब प्रेक्षक के आंख के क्षैतिज रेखा के नीचे वस्तु स्थित होगी तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह कोण अवनमन कोण कहलाएगा। और जब प्रेक्षक के आंख के क्षैतिज रेखा के ऊपर वस्तु स्थित होगी तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। अब अगर हम बात कर लें कि मान लीजिए कोई आपका प्रेक्षक है और वह प्रेक्षक यहीं पे मान लें कि यह प्रेक्षक है और जब प्रेक्षक आपके जो भी वस्तु है वस्तु की तरफ जाएगा तब जो हमारा क्षैतिज कोण या जो उन्नयन कोण बनेगा उस उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा। अगर प्रेक्षक इस जगह से हटके यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए बिंदु ये है और प्रेक्षक बिंदु ए से हटके बिंदु बी पे आ जाए तो इनके बीच जो उन्नयन कोण बनेगा वह उन्नयन कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इनके बीच जो उन्नयन कोण बनेगा उस उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोण 30 अंश है तो यहाँ पे आएगा तो यह कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब जैसे जैसे प्रेक्षक मीनार की तरफ बढ़ता चला जाएगा या वस्तु की ओर बढ़ता चला जाएगा उसके बीच का मान भी बढ़ता चला जाएगा। और यह कह लें कि जैसे जैसे प्रेक्षक वस्तु से दूर हटता चला जाएगा इनके बीच का मान भी घटता चला जाएगा, यानी उन्नयन कोण का मान घटेगा। अब इस पॉइंट से बात कर लें, बी से ए की तरफ आया तो कोण का मान घटा, यानी जितने दूर जाएगा कोण का मान घटेगा और जितने पास जाएगा वस्तु के कोण का मान घटेगा। अब इसमें जब भी हम कोई भी आकृति बनाएंगे, कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो अब जो भी त्रिभुज होगा वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होने से तात्पर्य यह है कि यहाँ पे एक कोण जो बनेगा वह 90 अंश का कोण बनेगा और बाकी जो दोनों कोण होंगे वह एक दूसरे के न्यून कोण होंगे। एक दूसरे क्या मीन्स बाकी जो बचे हुए दोनों कोण होंगे वह आपस में न्यून कोण होंगे। न्यून कोण आप जानते हैं कि वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो या 0 अंश से 90 अंश के बीच में हो वह हमारा न्यून कोण कहलाएगा। तो बाकी जो दोनों कोण बनेंगे वह आपस में आपके क्या होंगे, न्यून कोण होंगे और इनका एक कोण तो आपका समकोण होगा ही, यानी 90 अंश का कोण होगा। अब इन पे आधारित एक सवाल को लेके हम देखते हैं कि कैसे हमारा दृष्टि रेखा क्या होगी, उन्नयन कोण क्या होगा, अवनमन कोण क्या होगा। तो पहले उन्नयन कोण पर आधारित एक सवाल को हल करना सीखते हैं।
एक सवाल ले लेते हैं। इस सवाल की सहायता से अब हम ऊंचाई दूरी के जितने भी सवाल होंगे उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला एक सवाल हमारा है कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब जब भी हम ऊंचाई दूरी के सवाल को हल करेंगे तो उस सवाल को हल करने से पहले जो कह रहा है उस चित्र को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसने कहा कि कोई स्तंभ है, तो हमने मान लिया कि यह हमारा स्तंभ है। अब स्तंभ के छाया की लंबाई, तो जो भी स्तंभ होगा उसकी छाया पृथ्वी पे पड़ेगी। तो यहाँ ये पृथ्वी है, इस पे यह स्तंभ स्थित है तो छाया इधर ही पड़ेगी। अब इस तरफ कहें या उस तरफ किधर भी कर ले, आपकी बात एक ही है। तो हमने मान लिया छाया इधर ही बनती है। अब अगर इधर छाया बनती है तो यहाँ से ऊपर की ओर देखा जाता है, ऊपर सूर्य स्थित है, यहाँ पे वह कोई प्रेक्षक स्थित है, यहाँ हमारा क्या है, सूर्य है। अब यहाँ से देखते हैं तो इनके बीच जो कोण बन रहा है वही कोण उन्नयन कोण होगा, और हमने मान लिया वह कोण उन्नयन कोण हमारा क्या है, थीटा है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब हम सबसे पहले मान लें, अगर हम इसका सल्यूशन देखते हैं तो हमने माना कि जो आपकी त्रिभुज है, तो त्रिभुज न कह के कहले माना कि स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h, अगर हम मान लें कि स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न हमें बता रहा है कि जितनी स्तंभ की ऊंचाई है वह छाया की लंबाई के √3 गुनी है। मीन जो छाया की लंबाई होगी वह ऊंचाई की √3 गुनी हो जाएगी। तब स्तंभ के छाया की, प्रश्नानुसार स्तंभ के छाया की लंबाई बराबर √3। अब हमने मान लिया है कि ये जो हमारी ऊंचाई है वह ऊंचाई h मीटर है, तो यह कह रहा है कि इसकी √3 गुनी हो जाएगी, तो यह हमारी क्या हो जाएगी, √3h। अब मान लिया कोई त्रिभुज A, B और C है। अब हमें इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से या त्रिकोणमितीय राशि की सहायता से थीटा का मान निकालना है। तो अब हम जानते हैं कि जो भी हमारा कोण होगा, जिस एंगल से मेजर करते हैं उसके सम्मुख बना कोण हमारा लंब होगा। तो अगर थीटा से मेजर कर रहे हैं, इस त्रिभुज को थीटा से बात करें तो इसके सामने जो कोण बन रहा है वह लंब, और समकोण जो हमारा समकोण कोण होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी समकोण त्रिभुज में, और जो बचा हुआ हमारा आधार हो जाएगा। तो अब हम बात कर लें त्रिभुज ABC में। अगर त्रिभुज ABC में देखें तो अब हमें चाहिए का वह राशि चाहिए, वह त्रिकोणमितीय राशि चाहिए जो लंब और आधार के बीच में संबंध बताती हो। तो ऐसी कौन सी त्रिकोणमितीय राशि है जो लंब और आधार के बीच में संबंध बताती है? तो हम जानते हैं वह त्रिकोणमितीय राशि tan थीटा है। tan और काट दो लंब और आधार के बीच में संबंध बताते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, या फिर काट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो दो में से एक कोई ले लीजिए, तो tan हम ले लेते हैं। अब इनके बीच जो कोण बन रहा है वह कोण हमारा थीटा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब अगर लंब का मान हम रखें तो लंब का मान यहाँ कितना दे रखा है, h, या लंब ही हमारे का है स्तंभ की ऊंचाई तो h, और स्तंभ के छाया की लंबाई, छाया इधर बनेगी तो छाया की लंबाई कितना है, √3h। यानी हमें मिल गया tan थीटा बराबर h बटे √3h। अब h से h कट गया तो हमें यह क्या मिल गया, 1 बटे √3। यानी tan थीटा बराबर कितना मिला, 1 बटे √3। अब हमें पता होना चाहिए कि tan कितने अंश का मान 1 बटे √3 होता है। तो इस तरफ अगर देख ले तो हम जानते हैं कि tan 60 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे √3। तो जहां 1 बटे √3 लिखा है इसके जगह tan 60 अंश लिखते, सॉरी tan 30 अंश।
tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो जहां पे 1/√3 लिखा है उसकी जगह पर हम tan 30 अंश लिख रहे हैं। अब यह भी tan है, यह भी tan है, तो कोण की अगर तुलना करा दें तो थीटा बराबर हमारा कितना लिखा है 30 अंश। यानी जो हमारा स्तंभ का उन्नयन कोण आया या जो सूर्य का उन्नयन कोण आया, या यूं कह लें कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना हुआ कोण हमारा क्या है 30 अंश का है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश। यही हमें निकालना था कि तब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें कितना मिल गया 30 अंश मिल गया। तो जब भी हम ऐसे सवाल को लगाएंगे तो सवाल लगाने से पहले उनका जो है ग्राफिकल वर्णन करेंगे, मीन्स उनका एक थोड़ा सा चित्र बना लेंगे। अब सबसे पहले हमें कहा कि कोई एक स्तंभ है और स्तंभ की छाया, तो सबसे पहले हम स्तंभ बनाए। अब स्तंभ की छाया पृथ्वी पे ही बनेगी, तो चाहे इस तरफ बनाए चाहे इस तरफ। तो हमने इस तरफ स्तंभ की छाया बना ली। अब यहाँ से कोई देख रहा है तो सूर्य यहाँ पे स्थित है, तो यह हमारी दृष्टि रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा हो गई। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण होगा। तो हमने मान लिया उन्नयन कोण हमारा थीटा, इसी का मान निकाल लिए। तो थीटा बराबर हमें मिल गया 30 अंश। अब एक अगला सवाल ले लेते हैं। एकाएक 40 मीटर लंबी डोरी से बनी पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कोई पतंग है जो क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है। अब यह पतंग की डोरी है और यह उड़ रही है, बंधी हुई है। तो हमने मान लिया कि यह क्या है पतंग की डोरी है और इसमें पतंग बंधी हुई है। इसमें जो भी हमारा पतंग है वह पतंग बना हुआ है। अब इससे पतंग की डोरी में पतंग बना हुआ है और ये क्षैतिज रेखा हुई, इस क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। जो पतंग की डोरी है, देखो पतंग की लंबी डोरी 40 मीटर लंबी डोरी है। इस डोरी की माप भी दे रखी है, कितनी है 40 मीटर। 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। तो यह 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती हो तो यह क्षैतिज रेखा हो गई, या आपकी डोरी हो गई दृष्टि रेखा कह लो, तो इससे 30 अंश का कोण बनाती है। तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मीन्स ऊपर की ऊंचाई, तो यह ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहां से पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यही हो जाएगी। अब कोई मान लीजिए यह बिंदु ए है और ये बी और ये सी, तो ये रेखा हमारी समकोण त्रिभुज होगा, ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अब कोई ऐसी हेरिए एक ऐसी त्रिकोणमितीय राशि ढूंढिए जो संबंध बताती हो किसमें कर्ण और लंब के बीच में। ये हमारा क्या है कर्ण है और यह क्या है लंब। तो हम बात कर लें त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले यह आप लिख लें कि माना जो ज्ञात करना है वह लिख लें। तो माना पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यच है, यही तो हमने माना है, या यच हमने माना है। तो हमने मान लिया माना पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यच। तो त्रिभुज एबीसी में, अब त्रिभुज एबीसी में अगर हम बात करें तो हमें वह त्रिकोणमितीय राशि पता होनी चाहिए जो कर्ण और लंब के बीच संबंध बताता हो। तो कर्ण और लंब के बीच संबंध हम जानते हैं कौन बताता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ ले लें साइन थीटा। हमें पता है साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब हमें मान भी पता है, थीटा का मान दे रखा है कितना 30 अंश। तो साइन 30 अंश, लंब का मान ज्ञात करना है यच, और कर्ण का मान 40। अब साइन 30 अंश का मान हमें पता है कितना 1/2 बराबर यच बटे 40। अब यह यहाँ से काट दे तो यह आपका क्या हो जाएगा 20।
तो h बराबर, अब इसका क्या करा ले, तिरछा गुणा कर दे, तो h बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 20 मीटर। यही हमें निकालना था कि पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया था कि पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है, तो गणित यह कहता है जो आप मानेंगे वही आप निकाल के दिखाएंगे। तो हमने माना था कि ऊंचाई h है, अतः पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बराबर 20 मीटर। अतः पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बराबर 20 मीटर, यही हमें निकालना।